नमस्कार, मैं हूं आशीष त्रिवेदी। स्वागत है आपका संवाद कार्यक्रम में। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि संवाद कार्यक्रम हम हर रविवार को लेकर के आते हैं अपने संकल्प के यूट्यूब चैनल पर, लेकिन पिछले दिनों कुछ दिनों से ये रुका हुआ था। कारण हम सब जानते हैं कि जो हमारे देश में कोविड-19 की स्थिति रही सेकेंड फेज की, वो बहुत ही भयावह रही और वैसी परिस्थिति में किसी को अपने स्टूडियो में बुलाना या फिर उनके यहाँ जा करके बातचीत करना मुनासिब नहीं था। तो लगभग 1 महीने तक ये कार्यक्रम हम लोग रोके रहे। आज फिर ये कार्यक्रम हम लोग शुरू कर रहे हैं। अवसर है विश्व पर्यावरण दिवस का। विश्व पर्यावरण दिवस पर इस कार्यक्रम की सेकंड शुरुआत हम लोग कर रहे हैं। दूसरे हम बात करना चाहेंगे पर्यावरणविद से। जी हाँ, स्वागत है। हमारे साथ हैं डॉक्टर गणेश पाठक जी, पर्यावरणविद हैं, भूगोलवेत्ता हैं और अमरनाथ मिश्र पीजी कॉलेज में आप भूगोल के विभागाध्यक्ष भी रहे, वहाँ से प्राचार्य के पद से आप रिटायर हुए। बहुत सारी चीज़ें हैं आपके पास, ग्रामीण विकास और पर्यावरण पर बहुत सारा काम आपने किया है। और जो आर्सेनिक की जो समस्या है हमारे यहाँ बलिया में, खास करके जो दोआबा क्षेत्र में है, उस पर एक बहुत बड़ा शोध आपने कराया और उस समस्या को सामने लाया, आपने लोगों के सामने लाए और उस पर बहुत सारे काम चल रहे हैं कि आर्सेनिक मुक्त हम कैसे हो सकें। बहुत सारी पुस्तकें आपकी प्रकाशित हुई हैं। आपदा प्रबंधन पर अभी लगभग 700 पेज की पुस्तक आई है। सेवा केंद्र ग्रामीण विकास, पर्यावरण पारिस्थितिकी, प्रायोगिक भूगोल, निबंध संग्रह। और मैं बताऊं कि लगभग 30 लोग आपके अंडर में रिसर्च कर चुके हैं। ये बड़ी बात है। और एक संस्था है पर्यावरण को लेकर के काम कर रही है, उसके आप निदेशक हैं, समग्र विकास एवं शोध संस्थान। तो हम लोग बातचीत शुरू करते हैं। बहुत गर्मी भी है, लेकिन इस गर्मी में यही इसकी खूबी भी है इस आज के इस कार्यक्रम की कि ये जो गर्मी जिस तरीके से बढ़ती जा रही है। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है इस कार्यक्रम में। और शुरुआत हम लोग करते हैं कि आज पर्यावरण दिवस है, पूरे विश्व में पर्यावरण दिवस मनाया जा रहा है, लेकिन हम हर साल एक समारोह के रूप में इसको मनाते हैं और फिर भूल जाते हैं और उसका खामियाजा हम लोगों ने भुगता भी और लगातार भुगत रहे हैं। तो सबसे पहले सवाल तो हम यही लेंगे सर कि संक्षेप में पहले कि विश्व पर्यावरण दिवस हम लोग क्यों मनाते हैं और क्यों केवल एक दिन के लिए इसको सीमित किया जाए। सबसे पहले तो मैं संकल्प संस्था को और उसके निदेशक आशीष त्रिवेदी जी को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। मैं आभारी हूँ कि इस महत्वपूर्ण दिवस पर, जो आज विश्व पर्यावरण दिवस है, ऐसे शुभ अवसर पर मुझे संवाद कार्यक्रम में शामिल किया। प्रश्न बहुत ही समीचीन है कि हम प्रतिवर्ष पर्यावरण दिवस मनाते हैं, फिर उसकी तीसरी हो जाती है। मैं तो ये कहूँगा बल्कि पर्यावरण दिवस से नहीं, बल्कि हमारे यहाँ जितने दिवस मनाए जाते हैं उसकी ऐसी ही स्थिति परिस्थिति होती है। पर्यावरण दिवस 1974 से संयुक्त राष्ट्र संघ कार्यक्रम के तहत ये प्रारंभ हुआ और तब से प्रति वर्ष विश्व में ये मनाया जाता है और प्रति वर्ष इसकी एक थीम होती है। सबसे बड़ी बात है, उस थीम को लेकर के यह दिवस प्रति वर्ष मनाया जाता है और थीम देने का मतलब या लेने का मतलब यही होता है कि उस थीम के तहत पूरे वर्ष भर के लिए कार्यक्रम बना करके हम इस दिवस की सार्थकता को सिद्ध करें और पर्यावरण को संरक्षित करें। लेकिन होता यही है मोस्टली, हालांकि बिल्कुल मैं ये नहीं कह सकता हूँ कि 100% यही होता है कि हम दिवस मना करके उसको, बहुत से कार्यक्रम होते हैं, बहुत से ऐसे सोशल वर्कर्स हैं, बहुत से ऐसे सामाजिक संस्थाएं हैं जो कि लगी हुई हैं। उनके लिए ये पर्यावरण दिवस एक दिवस नहीं है, बल्कि जो थीम आती है उस थीम के तहत वो पूरे वर्ष भर लगे रहते हैं। लेकिन अगर इसको हम सरकारी तौर पर देखें तो निश्चित तौर पे, राजनीतिक तौर पे देखें तो निश्चित तौर पे यह एक दिवस रह करके रह जाता है, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। बिल्कुल। तो सर, इस साल का जो विषय है पर्यावरण दिवस मनाने का, वो क्या है? 2021 का जो मुख्य विषय, हम उसको थीम कह सकते हैं, वो है पारिस्थितिकी की पुनर्बहाली, पारिस्थितिकी तंत्र की पुनर्बहाली। इसी विषय को रखा गया है। तो हमारे दर्शक ये जानना चाहिए, ये शब्द बड़ा बार बार आता है कि पारिस्थितिकी, पर्यावरण पारिस्थितिकी। तो संक्षेप में सर ये जानना चाहेंगे कि पर्यावरण पारिस्थितिकी है क्या और उसको पुनर्बहाली की मतलब क्यों बात हो रही है? क्या बिल्कुल खत्म हो गया है या देखिए, इसमें 2 शब्द हैं, एक तो पर्यावरण है जी और एक पारिस्थितिकी और पारिस्थितिकी तंत्र है। 2 चीजें हैं एक साथ जुड़ी हुई। सबसे पहले हम पर्यावरण को देखें कि अगर इसको शाब्दिक अर्थों में, परिभाषिक अर्थों में कहें तो पर्यावरण वह आवृत्ति या घेरा है जो हमारे चतुर्दिक हमें घेरे हुए है। जैसे उसका उदाहरण हम, जैसे मान लीजिए हम आपके संवाद कार्यक्रम बैठे हुए स्टूडियो में, यहाँ हमारे चारों तरफ सामग्रियाँ रखे हुए हैं, आप बैठे हुए हैं, ये बच्ची बैठी हुई है, ये माइक लगा हुआ है,
कैमरा लगा हुआ है, ये सारी चीज़ें यहाँ का पर्यावरण है जी। हम इसमें भ्रम की स्थिति पैदा करते हैं, प्रायः लोगों में, अच्छे लोगों में भी हो जाता है कि पर्यावरण कहीं सिर्फ जो प्राकृतिक चीजें हैं वही तो नहीं है। अच्छा। लेकिन ऐसा नहीं है जी। पर्यावरण के अंतर्गत प्राकृतिक और सामाजिक सांस्कृतिक दोनों चीजें आते हैं, इसीलिए पर्यावरण को दो भागों में बांटा गया है, प्राकृतिक पर्यावरण और सांस्कृतिक पर्यावरण। जी। प्राकृतिक पर्यावरण प्रकृति प्रदत्त जितनी भी वस्तुएं हैं, घटक हैं, कारक हैं, वो प्राकृतिक पर्यावरण कहते हैं। और इस प्राकृतिक पर्यावरण में बदलाव ला करके मानव अपने स्वार्थ पूर्ति के लिए, अपने विकास के लिए, अपने उपभोग के लिए पर्यावरण को एक तरह से कहिए कि विनष्ट कर, उसको अपघटित कर, जो उसमें बदलाव ला करके एक ढांचा खड़ा करता है, उसको सांस्कृतिक पर्यावरण कहा जाता है। ये भी कई तरह, जैसे कृषि भूदृश्य हो गया, औद्योगिक भूदृश्य हो गया, आर्थिक भूदृश्य हो गया, आवास भूदृश्य हो गया, मतलब जितना भी परिवर्तित होता है प्राकृतिक में और जो निर्माण ढांचा खड़ा होता है वो सांस्कृतिक पर्यावरण है। सांस्कृतिक पर्यावरण के अंतर्गत यदि सामाजिक पर्यावरण भी जुड़ा होता है। जब हम प्रदूषण की बात करते हैं तो सिर्फ हम प्राकृतिक प्रदूषण पर चले जाते हैं, मिट्टी प्रदूषण, जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, ये। लेकिन आजकल प्रदूषण के इतने आयाम हो गए हैं कि जितनी औद्योगिक गतिविधियां हैं सब में एक एक प्रदूषण होता जा रहा है। अंतरिक्ष भी प्रदूषित हो गया, समुद्र भी प्रदूषित हो गया, मिट्टी भी प्रदूषित हो गई, और ये परमाणु रिएक्टर जो होता है उससे भी प्रदूषण होता है। लेकिन हमारे समझ से आजकल जो सब, ये तो ऐसा प्रदूषण है, इसकी भरपाई हम कर भी सकते हैं, लेकिन आज की जो विडंबना है हमारे समाज की, सबसे घातक सामाजिक और सांस्कृतिक प्रदूषण है। क्योंकि आज पर्यावरण दृष्टि से थोड़ा इस पर मैं बात करना चाहूंगा। सामाजिक और सांस्कृतिक प्रदूषण आज के परिप्रेक्ष्य में सबसे घातक है। किस रूप में? कि हमारी नैतिकता बिल्कुल समाप्त हो गई है। हम इतना स्वार्थपरता से युक्त हो गए हैं कि अपने स्वार्थ के पूर्ति के लिए कोई भी गलत से काम करने के लिए हम तैयार रहते हैं। येन केन प्रकारेण, चाहे जिस निचले स्तर पे हमें जाना पड़े, उन सारे कर्म कुकर्म हम कर सकते हैं। मुझे कहने में ये कोई संकोच नहीं कि हमें से अधिकांश लोग, हो सकता है हम भी उसमें हो, हम तभी तक ईमानदार है जब हम तक बेईमान करने का हमें मौका नहीं मिलता है। ये बिल्कुल सत्य है, हम आंखें देखी हुई बातें हैं। तो ये बहुत घातक है। अनाचार, दुराचार, व्यभिचार, चोरी, डकैती, ये तमाम जो विकृतियां समाज में आ रही हैं, इसका निराकरण ये प्रदूषण, सामाजिक सांस्कृतिक प्रदूषण है। लोकगीतों में जो तमाम तरह की विकृतियां आ रही हैं, लोक कहावतें समाप्त हो गई, तो इन सारी चीजों को भी हमें देखना होगा। ऐसा नहीं कि सिर्फ हम प्रकृति को लेकर के चले तो पता चला कि एक पक्ष जो ऐसा घातक साबित होगा कि सब कुछ स्वाहा हो जाएगा। ये सारी चीजें एक दूसरे से जुड़ी हुई है। बिल्कुल सर। आज की जो पर्यावरण दिवस की थीम है पारिस्थितिकी तंत्र की पुनर्बहाली, तो इसमें सबसे पहले हम देखें कि पारिस्थितिकी है क्या, जिसको अंग्रेजी में हम इकोलॉजी कहते हैं। ये भी दो शब्दों से, इकोलॉजी से मिलकर के बना है। जीवों का विज्ञान इसको हम कह सकते हैं, जिसमें जीव समुदाय या जैविक और अजैविक दोनों घटक, ऐसा नहीं सिर्फ जीव जगत ही नहीं, अजैव जगत भी, जैविक और अजैविक दोनों तरह के जो कारक हैं वो पारिस्थितिकी के अंतर्गत अपनी जीवन प्रक्रिया को निर्धारित करते हैं, रहते हैं, उसी में जन्म लेते हैं, उसी में वो समाहित हो जाते हैं। और इसी पारिस्थितिकी, ये बहुत संकल्पना बहुत पुरानी नहीं है। 1935 में एक अन्य विद्वान थे, उन्होंने पारिस्थितिकी शब्द को जन्म दिया था। उसके बाद हैकल थे पारिस्थितिकी तंत्र का, उन्होंने जो पारिस्थितिकी तंत्र है उसी पारिस्थितिकी का जुड़ा अंग है। ये सिस्टम एक है जी। उस सिस्टम के तहत जो समुदाय होता है, जीवों का समुदाय होता है, वनस्पतियों का भी समुदाय, जिसके पादप जगत और जीव जंतु जगत कहा जाता है। ठीक है, प्लांट कम्युनिटी और एनिमल कम्युनिटी उसको हम कहते हैं। तो ये जीव जगत जो समुदाय है, जिसमें पादप जगत भी आता है, जीव जंतु जगत भी आता है, इसमें कई प्रकार के वनस्पतियां होती हैं, कई लाखों जीव जंतु होते हैं। तो ये एक समुदाय के रूप में, जैसे हमारा परिवार है एक समुदाय होता है, एक समुदाय के रूप में किसी भी पारिस्थितिकी तंत्र भी या पारिस्थितिकी भी कई प्रकार के होते हैं। सबकी अलग अलग पारिस्थितिकी होती है, और उस अलग अलग पारिस्थितिकी में ये चाहे वो वृक्ष या पादप या जीव जंतु
अपना आवास बनाते हैं, निवास से उसको कहते हैं, हैबिटाट उसको कहा जाता है, आवास बनाते हैं और उसी आवास में ये जन्म लेते हैं, पलते पसते बढ़ते हैं और उसी में फिर समाई, उसका एक सिस्टम चलता है, उसी सिस्टम को हम तंत्र कहते हैं। तो वो पारिस्थितिकी तंत्र हो गया। लेकिन ये जो पारिस्थितिकी तंत्र, जैसे एक उदाहरण मैं दे दूं, तालाब। तालाब की पारिस्थितिकी तंत्र क्या हो सकती है? उसमें मछली भी रहती है, मेढक भी रहते हैं, कछुए भी रहते हैं, सांप भी रहते हैं, मतलब जो भी जलीय जीव है उस तालाब में रह सकते हैं, मेढक भी रहते हैं। ये सारे मिलकर एक समुदाय हुए और जो अलग अलग है वो जीव जंतु है। तो ये उसी में, उसके बाहर नहीं निकलते हैं, उसी में प्रक्रियागत वो अपना जन्म लिए, उसी में वो पले पसे बढ़े और सारी अपनी क्रिया करते हुए उसी में फिर समाहित हो गए। तो वो जो उसका बहुत डिटेल जाने की नहीं जरूरत है, उसका और पारिस्थितिकी तंत्र वो विस्तृत हो जाएगा, लेकिन यही इस तरह समझिए कि यही एक पारिस्थितिकी तंत्र हुआ। अब प्रश्न यहाँ बहुत, इस साल की जो थीम है बहुत ही, ये क्या कहें हम, ज्वलंत इस समस्या को लेकर थीम बनाई गई है और बहुत जेहन को कुरेदने वाली थीम है कि आखिर पारिस्थितिकी तंत्र में पुनर्बहाली की समस्या क्यों आ गई? क्या हमारा पारिस्थितिकी तंत्र इतना विघटित हो गया है या उसकी इतना दुष्प्रभाव उसका पड़ रहा है विघटित होने के कारण कि पुनर्बहाली करने की जरूरत? पुनर्बहाली की समस्या जब भी आती है किसी भी चीज की, जब हम वो पूर्ण रूप में वो खतरनाक स्थिति में आ जाए जी। तो समानतः हम आप सभी समझ सकते हैं कि जब तक मानव प्रकृति के संरक्षण में था, चाहे आदि मानव हो या विकसित मानव की प्रारंभिक स्टेज हो, प्रकृति के संरक्षण में था, प्रतीक वस्तुओं को खाता था, प्रकृति के संरक्षण में निवास करता था, उसकी आवश्यकताएं कम थी। तब तक वो प्राकृतिक जीवी घटक हैं, उसके साथ वो सामंजस्य बना के रहता था, किसी प्रकार का असंतुलन उसे नहीं होता था। धीरे धीरे जैसे जैसे हमारी जनसंख्या, इस जनसंख्या वृद्धि भी एक बहुत बड़ा कारण है पारिस्थितिकी तंत्र को डिस्टर्ब करने में। जैसे जैसे हमारी जनसंख्या बढ़ती गई, जैसे जैसे वैज्ञानिक तकनीकी खोज बढ़ती गई, हम अपने विकास के लिए, अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए विकास भी हुआ तो अनियोजित और अनियंत्रित तरीके से हुआ। विकास की प्रक्रिया होती है। अगर विकास ऐसा हो कि पर्यावरण पारिस्थितिकी के कारक विनष्ट न हो और हमारा विकास भी हो जाए, उसको हम सतत विकास कहते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। विकास की विश्व में जो आपात, मैं भारत की बात नहीं करता हूँ, पूरे विश्व में जो विकास की आपाधापी चली, उस आपाधापी के तहत हमने ये सोचना बंद कर दिया कि हम जो इन पर्यावरण के घटकों को ले रहे हैं, इनके कारकों को हम ले रहे हैं अपने स्वार्थ के लिए, अपने विकास के लिए, क्या इसका दूरगामी परिणाम भी हो सकता है? सोचा ही नहीं हमने, सिर्फ विकास की बात सोचा। बिल्कुल। और जब हम विकसित हो गए, मानव प्रत्येक दिश से विकसित हो गया, तो इतना फिर स्वार्थी हो गया, इतना उपभोगकर्ता हो गया कि जो भोगवादी प्रवृत्ति है, जो विलासता पर उसका जीवन है, उसमें और वो पारिस्थितिकी तंत्र में वृद्धि की जाए। तो निश्चित तौर पे वैज्ञानिकों ने, साइंटिस्टों ने देखा होगा कि अब स्थिति नहीं है कि यह जो पारिस्थितिकी तंत्र है वो हमारा बोझ ढो सके। अगर ऐसा होता तो वो पुनर्बहाली की बात नहीं करते। तो अगर इसको पुनर्बहाली किए बिना हम उसी विकास के क्रम पे चलते रहें तो शायद ये बहुत सृष्टि के लिए भी या मानव जगत के लिए भी घातक होगा। बहुत बड़ी बात आपने कही कि जो एक तरह से वो खत्म होता गया, इस कगार पे आ गया है कि उसको पुनर्बहाली की बहुत बड़ी बात है जी। एक चीज़ मैं समझना चाहूँगा कि जैसे देखिए विकास की जो प्रक्रिया है, जो स्थिति है, अब उसको तो रोकी नहीं जा सकती है। आपने बढ़िया कहा कि उसके समानांतर वो चीज़ें चलनी चाहिए। जैसे हम अगर रोड बनाते हैं तो पेड़ काटने ही पड़ेंगे, महलें बनती हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनती हैं, तो आसपास के पर्यावरण को हम लोग क्षतिग्रस्त करते ही हैं। अब उसमें एक सवाल ये आता है कि हम सीधे सीधे आम आदमी को इसके लिए दोषी ठहराते हैं कि लोग पेड़ काट रहे हैं, लोग पर्यावरण डिस्टर्ब कर रहे हैं, लोग सारी चीज़ें कर रहे हैं। लेकिन उन लोगों की क्या भूमिका हो सकती है इस पर्यावरण को बचाने में, और उनकी कितनी गलती है सामान्य आदमी की? आपने ठीक कहा कि विकास को रोका नहीं जा सकता है, इसीलिए कहा जाता है विकास एक सतत प्रक्रिया है, कंटिन्यूअस जारी रहनी चाहिए। जब विकास को हम एकाएक करेंगे तो हम अधिक संसाधनों का, प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करेंगे, और जब अधिक उपयोग की बात आएगी तो दुरुपयोग की स्थिति वहां पे आ जाएगी। इसलिए विकास को कभी त्वरित विकास की
नहीं माना गया। वो सतत प्रक्रिया के अंतर्गत तो जो भी इसके विकास के जनक हैं, जो विकास को मानने वाले हैं साइंटिस्ट, वो सतत प्रक्रिया धीरे धीरे क्रमशः वो विकास होता जाए जी। ताकि जो पर्यावरण पारिस्थितिकी के कारक हैं उनको भी पनपने का मौका मिलता रहे और हमारा विकास भी होता रहे। बड़ा अच्छा प्रश्न आपने उठाया कि आमतौर पर यही कहा जाता है कि मानव इसके लिए दोषी है, जबकि जो भी औद्योगिकरण हुआ, नगरीकरण हुआ या जो भी कृषि, आधुनिक कृषि, सारी चीजें गतिविधियां हैं, उद्योग धंधों में सारी चीजें, जितने भी पदार्थ हैं, सारे वृक्ष काट दिए गए, जंगल के जंगल साफ कर दिए गए, सड़कें जो बनी, जो परियोजनाएं, सिंचाई परियोजनाएं बनी, उसमें जंगल के जंगल साफ कर दिए गए, पहाड़ों पर सड़कों बनाने के लिए सड़कों को तोड़ दिया गया, पूरे जंगल साफ कर दिए गए, जिसकी देन हमें आज प्राकृतिक आपदा के रूप में देखने को मिल रही है। तो सीधे तौर पर इसमें मानव कहीं भी दोषी, आम मानव की बात मैं करता हूं, उद्योगपति की बात नहीं करता। उद्योगपति तो उसमें शामिल हो जाएगा जी, बिल्कुल। हमारी सरकार की भी भूमिका उसमें कहीं ना कहीं शामिल का पूर्ण रूप से शामिल है, क्योंकि जो योजनाकार हैं, जो नीति निर्धारक हैं, उनकी सबसे बड़ी भूमिका उनमें चाहिए, क्योंकि जब भी कोई उद्योग स्थापित होता है, जब सड़क बनता है, तो उसके लिए पर्यावरण विभाग बैठा हुआ है, वहां से उसको गाइडलाइन मिलनी चाहिए। गाइडलाइन नहीं, अभी भी प्रक्रिया है, उसको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट देना पड़ता है कि इससे कोई पर्यावरण की क्षति नहीं होगी। तो ये कितना प्रभावी होता है हम आप सभी देख रहे हैं। हमको लगता है कि वो एक कहने को विभाग है जो सर्टिफिकेट मिलता है। इसका मैं बहुत एक छोटा उदाहरण मैं अपने स्तर पर दूंगा। तो वो प्रक्रिया कागजी तौर पे होती है, जो योजनाएं बनती हैं वो ऐसे रूम में बनकर बनाई जाती है, कभी धरातल पे आते ही नहीं है। कुछ धरातल के बात को समझे कि वास्तव में यहाँ पे विकास, बलिया में विकास होना है, तो किन के रूप में विकास होना चाहिए, वो तो अपना खाका खींच देते हैं ऐसे रूम में बैठा करके, फिर उसको थोप दिया जाता है। तो ये जो सारी बातें, इसमें आम जनता की भूमिका नहीं। हाँ, आम जनता भी इससे बरी नहीं है। किस रूप में? सीधे जंगल को आम जनता नहीं काट सकती, ये भी सत्य है। लेकिन जो ठेका दिया जाता है ठेकेदारों को काटने के लिए, वो ठेकेदार भी एक जनता है, उसका रूप दूसरा है, भले वो ठेका बड़े रूप में है। वो क्या करता है, वृक्षों की एक आयु निर्धारित है, उसमें वो निर्दिष्ट रहता है ये बात कि इतने पुराने वृक्षों को ही आप काटेंगे, और शेष जो निचले 3 स्तर वृक्षों के होते हैं, ऊपरी स्तर, एक मिडिल में जो पनपा है, ऊंचा हो गया, और एक अभी पनप रहा है, 3 स्तर। तो पहला स्तर में जो भी 25 से 30 जितना निर्धारण है वृक्ष का है, उसी को आप काटे, बाकी को आप पुष्पित पल्लवित होने के लिए छोड़ देंगे। ठेकेदार क्या करता है कि ऐसा नहीं, बिल्कुल वो चलाया पाटा, और चाहे छोटा हो बड़ा सबको काट करके बराबर जंगल, तो अब उसको क्षेत्र चाहिए, वो तो पूरा क्षेत्र में जो पड़ेगा उसको साफ कर देगा वो। लेकिन ऐसा आदेश नहीं मिलता है, निर्देश नहीं मिलता है, तो इसकी निगरानी आखिर कौन करेगा? इसकी निगरानी करने वाला विभाग है ना, उसको करना चाहिए। बिल्कुल, बिल्कुल। लेकिन ऐसा नहीं होता है। तो वो तो वहीं यहीं पे स्वार्थ वाली बात हमने जो कहा, भगवादी प्रवृत्ति और स्वार्थपरता, हमारी ये स्वार्थपरता आ जाती है। सीधे तौर से हम आप कैसे जुड़े हैं, आप भी बचपन में देखे होंगे, या हमारे बुजुर्ग लोग कथा कहानियां कहते हैं, हमारे यहाँ नीम के पेड़ बहुत थे, पीपल के पेड़ बहुत थे, बरगद के पेड़ बहुत थे, पाकड़ के पेड़ बहुत थे। आज कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। बाग के बाग समाप्त हो गए, उसको हमने साफ किया है, कृषि के लिए साफ किया है, चाहे वो मजबूरी में किए हों। मजबूरी ऐसी नहीं थी अभी कि ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि के लिए बागीचों को साफ किया जाए, वो वहां पे हमारी थोड़ी स्वार्थपरता आई, हमें उसका या तो अधिक दाम मिला, लेकिन काटना ठीक है, काटे हम, उसके जगह पे हमके लगाना भी चाहिए, और पहले लगाना चाहिए तब काटना चाहिए। यही बात सड़कों के निर्माण में भी है। सड़क किनारे काफी जमीन अधिग्रहित की जाती है, दोनों तरफ। होना ये चाहिए कि पहले हम प्लान, जितना हमारा पेड़ है उससे अधिक, ताकि उसमें से कुछ विनष्ट भी हो तो उसके बराबर आ जाए, उसके अधिक पेड़ लगाने के ग्रीन बेल्ट की एक योजना, उसके भले जमीन अधिग्रहित करना पड़े, एक ग्रीन बेल्ट पहले डेवलप कर लेना चाहिए, तब उन पेड़ों को काटना चाहिए, जबकि ऐसा नहीं होता है। तो जो खास तौर से जो हमारे बाग बगीचे हैं, इसमें तो हमारी भूमिका निश्चित तौर पे है। हम क्यों नहीं, आप आज नीम के पेड़ अपने दरवाजे, कौन ऐसा गांव में होगा जहां नीम के पौधे नहीं थे? बिल्कुल। और नीम कितना उपयोगी है हम आप सभी जानते हैं। पीपल सीधे 100% ऑक्सीजन देता है, और दूषित जो कार्बन डाइऑक्साइड वो ग्रहण करता है। बरगद 80% ऑक्सीजन देता है, और नीम 70% ऑक्सीजन देता है।
ये तीनों जो तुलसी का पौधा प्रत्येक घर में होना चाहिए, एंटीबायोटिक है, उसका भी अब वो रूप नहीं रहा है। एक तो ये होता है भाई घर में तुलसी के बिरवा आंगन में होना चाहिए, तुलसी के चौरा होना चाहिए, एक मान्यता जो थी, ये धीरे धीरे सब, तो इसको समाप्ति करने में तो आम जन की भी भूमिका है। अब वो सोच कहाँ से पनपी, ये शुद्ध रूप से विज्ञान की देन है, हमारे त्वरित विकास की देन है, और जो विकास की आपाधापी है कि हम भी अंधी दौड़ में दौड़ के इनके बराबर हो जाएं। गांव में भी अगर एक धनी व्यक्ति है तो कैसे हुआ, उसके पीछे अगर वो बागीचा काट करके अपना बेच दिया और उसके बल से वो आगे बढ़ गया तो हम भी शायद वही। तो यहाँ पे हमारी स्वार्थपरता, हमारी नैतिकता निश्चित तौर पे आ जाती है, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। बहुत बड़ी बात आपने कही, बहुत सारी चीज़ें। एक आखिरी सवाल लेंगे हम आपसे कि अब जैसे स्थिति बहुत बदल गई है, हम शहरों में पलायन कर रहे हैं हम, और शहर में हमको रहने के लिए एक बिल्डिंग भी नहीं बन पा रहा था, एक छोटे छोटे कमरे हम ले रहे हैं या फिर एक 2-3 कमरे का फ्लैट ले रहे हैं, उसी में हम रहते हैं। तो उसमें हमारे पास न मिट्टी है, न सारी चीज़ें हैं, कहीं कुछ नहीं व्यवस्था हमारे पास है। तो ऐसे में वो आदमी अपनी भूमिका किस तरीके से अदा कर सकता है इस पर्यावरण को बचाने में? जी, बहुत सही बात आपने प्रश्न उठाया है, और इस पर गौर करने लायक भी बात है। अधिकांशतः आप देख रहे हैं कि धीरे धीरे ग्रामीण जनसंख्या भी घटती जा रही है। 80 से 78% हुआ, 76% हुआ, 72%, अब 67% ग्रामीण जनसंख्या रह गई है। और बड़ी तेजी से इन ग्रामीण क्षेत्रों के जनसंख्या का पलायन नगरों में हो रहा है। और नगरों की जमीन की कीमत आप देख रहे हैं क्या है, और आधा कट्ठा पौन कट्ठा में भी लोग घर बना लेते हैं, लेकिन घर बनाने के बाद कितना उनको सुकून मिलता है वही समझते हैं, या हम आप समझते हैं, जो भी हो। अब सवाल ये है कि उस परिस्थिति में भी हम क्या करें। हमारे पास जमीन है नहीं, हम बड़े पेड़ पौधे लगा नहीं सकते, लेकिन काम कर सकते हैं 2 तरह से। एक तो हम जहाँ भी कहीं ना कहीं हम अपनी आजीविका के लिए जाएंगे, मजदूरी भी करेंगे या नौकरी करेंगे या खेती करेंगे। तो अगर अपने माध्यम से वहाँ कोई ऐसा मौका मिलता है तो पहले ज़मीनी धरातल पर हम कोई ना कोई पेड़ लगाने की अपने बात सोचें, या उसको हम जागरूकता फैलाएं और उसके महत्व को बताते हुए कि भाई ये पौधा कितना महत्वपूर्ण है, हमें ऑक्सीजन देता है, नहीं रहे तो हम मर जाएंगे। तो लोग जानते भी नहीं है। पहले पीपल पे भूत रहता है, पिशाच रहता है, देवता रहता है, नहीं उखाड़ना चाहिए, ये एक मान्यता इसलिए दी गई थी कि उसके प्रति लोग, यहाँ की जनता वैज्ञानिक नहीं थी, धार्मिक आध्यात्मिक थी। तो जितने भी चीजें थी उसको धार्मिक आध्यात्मिकता से जोड़ दी गई। अपने 33 करोड़ देवता माने गए हैं, और 33 करोड़ देवता के कोई न कोई महान होंगे। हाँ, बिल्कुल। भारतीय या सनातन संस्कृत उसको कहिए, भारतीय संस्कृत में, हिंदू संस्कृत में नहीं कहूँगा, भारतीय संस्कृत कह सकता हूँ, सनातन संस्कृत करता हूँ। हम अपना रीत रिवाज, परंपरा, प्रथा ये कह सकता हूँ। इस 33 करोड़ देवता के जो वाहन हैं, हम देवताओं की पूजा करते हैं, उनको डिस्टर्ब नहीं करेंगे, देवता है भाई, हमारे रक्षक है, तो उनके वाहन भी, उनको भी हम डिस्टर्ब नहीं करेंगे। अब जैव विविधता या पारिस्थितिकी तंत्र के संरक्षण की कितनी बड़ी संकल्पना हमारा सनातन संस्कृति में, विश्व में कहीं नहीं है। कम से कम 33 करोड़ जीवों को तो हमने सुरक्षित कर दिया, उनको मारने से बचा लिया, मरने से। और उसमें हिंसक जीव भी हैं, अहिंसक जीव भी हैं। चींटी जैसे छोटे जीव हुए हैं और हाथी जैसे बड़े जीव हुए। बहुत बड़ी संकल्पना है, शायद इसीलिए भारत अभी बचा हुआ है, नहीं तो नहीं बचता। विश्व की तुलना में जो स्थिति है जनसंख्या की, इसी संकल्पना की वजह से, हमारी इसी मानसिकता की वजह से अभी बचा हुआ है। दूसरी चीज, पेड़ पौधों की भी हम देख लें, पेड़ पौधों में भी वही बात है, थोड़ा सी बात बढ़ेगी, लेकिन पेड़ पौधों की वही बात है। जितने पेड़ पौधे हैं ऑक्सीजन देने वाले, जितने पेड़ पौधे हैं फल देने वाले, सबको पूजा का विधान बनाया गया है। और उन पर भी देवी देवताओं का वास। नीम पर देवी माता रहती थी, निमिया की डाल मैया झूले ले झूला नवा के झूले झूलिना, मैया गावे ले गीतिया की झूले झूलना। उसमें भी है कि माता जी मालिनी के घर जाती है। माली चूंकि पेड़ पौधों का रक्षक हमारे समुदाय में है, समाज में है, वो सारे पौधे बहुत से लगाता है, उसकी रक्षा करता है, इसीलिए माता जी वहां जाती है। उसके यहाँ नीम भी जरूर रहता है। देखिए कितनी प्रकृति की यहाँ संरक्षण की बात की गई है, और उस नीम की सुरक्षा के लिए माता जी का वास उस पर बना दिया गया। ठीक है, हम भगवान की पूजा करते हैं, ये बातें हालांकि मैं हर जगह कहता हूँ, इसलिए कि
इसमें कोई ऐसी चीज नहीं है जिसमें कोई आक्षेप लगे। जी। जिसको अच्छा लगेगा, हाँ। क्योंकि तथ्य इसको में है। इसमें भगवान की पूजा करते हैं। भ में भगवान में 5 शब्द हैं, भ, ग, व, अ और न। हमारे मूलभूत तत्व कितने हैं? जो मूलभूत तत्व है क्षितिजल, पावक, गगन, समीर। यही 5 तत्व भगवान शब्द में है। भ से भूमि, ग से गगन, व से वायु, अ से अग्नि और न से नीर। तो और यही प्रकृति की 5 मूलभूत तत्व हैं। तो हम तो प्रकृति की पूजा भगवान के रूप में कर देते हैं, क्योंकि हम उसको समझ नहीं पाते। हमारे जो ऋषि मुनि से समझाने की इतनी अच्छी संकल्पना दिए कि उसको पूजा का विधान बना दिए। कितनी बड़ी संकल्पना। और इसीलिए भारत अभी भी इस कोरोना काल में भी जो पॉपुलेशन की जनसंख्या के दृष्टि आप देख ले, विश्व का दूसरा स्थान है, लेकिन संक्रमण की और मौत की और अच्छे होने की स्थिति देखें तो तुलना में विश्व के देशों की तुलना में बहुत ही कम है। ये हमारी सनातन संस्कृति की ही, यही नहीं, हमारे जो रीति रिवाज, प्रथाएं, लोक कथाएं, ये हैं सभी गीतों में, चाहे वो छठ की गीत हो, जो बहुला गीत बेटी बहू गाती हैं, उसमें सारे गीतों में जो धान रोपाई की गीत है, सब में पर्यावरण की संकल्पना छिपी है। उसको हमें आज जगाने की जरूरत है, समझाने की जरूरत है, जन जागरूकता की जरूरत है कि आखिर ये क्यों ऐसा, क्यों हम गा रहे हैं भाई? सिर्फ गा के छोड़ दिए लय से, उस गाने की सार्थकता ये कोई समझता, गांव में कोई नहीं समझता इस बात को। उसमें हम आप जैसे लोगों को समझाने की आवश्यकता है। तो ये जो सारी चीजें हैं, इसके माध्यम से हम शायद पर्यावरण पारिस्थितिकी की सुरक्षा कर सकें। कुछ सैद्धांतिक भी चीजें हैं जिसको कि हमें समझाना चाहिए, बताना चाहिए या प्रयोग में लाना चाहिए अपने भी। जैसे कि विकल्प की खोज एक सिद्धांत है। जो चीज हमारे पास नहीं है उसका हम विकल्प ढूंढे, या जो कम है उसका हम विकल्प ढूंढे। जैसे दातून का हमने विकल्प पेस्ट ढूंढ लिया ना, जैसे भी ढूंढे, जैसे भी करें। तो प्रकृति में खासतौर से जो विनष्ट हो रही चीजें हैं उसको विकल्प ढूंढ करके उसकी जगह पर उसका प्रतिस्थापन, इसलिए पुनर्बहाली की बात हुई, इसीलिए जुड़ा है। हम उसको पुनर्स्थापित करें, विकल्प की खोज हम करें, बर्बादी को रोकें। दूसरा है, जो भी चीजें प्रकृति की चीजें अबाध गति से बर्बाद हो रही हैं, जल हम नल खोल देते हैं, जल गिर रहा है, बिल्कुल पानी सरकारी स्तर पर नल तमाम देखिए शहर में गिर रहे हैं, कितनी जल की बर्बादी, उसको आप सोच नहीं सकते कितना गैलन पानी बह जाता है। हम ये घरों में, आप देहातों में, शहरों में तो थोड़ा कड़ाई बिजली की बिल देना पड़ जाइए, पूरा दिन भर बल्ब जलता रहता है, सही, बिजली बिल देना नहीं, ऊर्जा विनष्ट हो रही है। हम सेविंग करते हैं, सेविंग कर रहे हैं, पानी नल खोल दिए हैं, ये छोटी छोटी बातें हैं, ठीक है। 2 दोस्त मोटरसाइकिल लेके आमने सामने खड़े हैं, दोनों 10 मिनट तक मोटरसाइकिल स्टार्ट करके बात कर रहे हैं, उतना फ्यूल तो जल रहा है, साथ साथ प्रदूषण भी फैला रहा है। ये कुछ ऐसी चीजें जो हमारे नित्य प्रति क्रिया से जुड़े हुए हैं, इस पे भी हमें ध्यान देने की जरूरत है। इसके साथ बर्बादी को रोकने के साथ ही साथ पुनर्चक्रण, प्रकृति में कुछ ऐसी चीजें हैं जिसका हम पुनर्चक्रण कर सकते हैं। तो जैसे कि मिट्टी है, मिट्टी, कृषि क्यों आज की बर्बाद हुई? जो आधुनिक कृषि आई, जैविक रसायन, खरपतवार नाशक, कीटनाशक और ये जैविक खाद, ये पृथ्वी की उर्वरता शक्ति तो बिल्कुल समाप्त कर दी। यहाँ हमें मिट्टी के पुनर्चक्रण की आवश्यकता है, लेकिन उस रूप में नहीं, पुनः हमें अपने परंपरागत कंपोस्ट खाद को अपनाना होगा। और जैविक जो खाद होगा वो मिट्टी में उर्वरता को स्थायी करता है, दोनों में अंतर है। जो आधुनिक कृषि की प्रक्रिया है, चाहे जुताई की प्रक्रिया हो, खाद डालने की प्रक्रिया हो, कीटनाशक, खरपतवार की, वो अच्छे कीटों को भी समाप्त कर देता है, अच्छे पौधों को भी समाप्त कर देता है। जो हमारी जैविक प्रक्रिया है, जैविक जो खाद है, जिसको हम कंपोस्ट खाद भी कहते हैं, हरी खाद कहते हैं, ये प्रक्रिया है कि जो कृषि के लिए लाभदायक जीव है उसको सुरक्षित रखता है, बाकी को समाप्त करता है। इस पे भी हमें ध्यान देने की जरूरत है। और सबसे अहम बात है जन जागरूकता। अगर हम जन जागरूकता नहीं करेंगे तो हमारे यहाँ की जनता अभी भी अंधी जनता है, इसमें कहने में मुझे संकोच नहीं है, वो समझने की कोशिश नहीं करते, उसको समझाना पड़ता है, अच्छी अच्छी चीज़ों के लिए भी समझाना पड़ता है। तो ये हम आप जैसे जो संस्थाओं से जुड़े हुए लोग हैं, जो मीडिया कर्मी हैं या जो युवा वर्ग हैं, जो उनकी संस्थाएं हैं, जो NGO हैं, ये अपने माध्यम से
पूरे समाज में जन जागरूकता, जिसको जो माध्यम मिले, हाँ, जिस तरीके से हो सके, कोई नाटिका करके, कोई गीत गा करके, कोई अखबार में लिख करके, जैसे भी हो, लेकिन ये एक मुहिम चलनी चाहिए जन जागरूकता का। और निश्चित तौर पर अगर जन जागरूकता होगी तो ऐसी कोई बात नहीं है कि पुनर्बहाली हम पारिस्थितिकी तंत्र का न कर सकें। और सबसे अहम बात है वृक्षारोपण, वनों की बहाली। 33% भूमि पर, किसी भी क्षेत्र के क्षेत्रफल के 33% भूमि पर मैदानी क्षेत्रों में वनों का होना आवश्यक है, और पहाड़ी क्षेत्रों में 50% होना चाहिए। आज स्थिति क्या है पूरे देश की? सरकारी आंकड़ा पर विश्वास करें तो अब वो 19 से 23% पर पहुंच गए हैं, लेकिन कितना वृक्ष लगता है, कितना विनष्ट होता है, हम आप जानते हैं। जो उपग्रह से आंकड़े मिल रहे हैं वो 14 से 19% के अभी भी हैं, आधे। सोचिए क्या विडंबना है। बलिया जैसे छोटे जनपद में आप देखें, प्राकृतिक वनस्पति एक भी नहीं है, समाप्त हो गई। हम लोग उम्र तक जो बचपन थे, हम लोग थे, ये जो बांगर के क्षेत्र है उसमें बहुत ज़्यादा जंगल मिल जाते थे, दियारे में मिल जाते थे, वो बिल्कुल सब खेतों के लिए समाप्त कर लिए। 1% का 0.1% भी नहीं है। और जो रोपित वृक्ष हैं, बाग बगीचे हैं, वो भी 1% से नीचे हैं। बताइए तो कितनी बड़ी बड़ी गर्मी हम जो झेलना तो पड़ेगा ही। बिल्कुल। हमें ऑक्सीजन कहाँ से मिलेगा? तो अगर हम सिर्फ इन वनों को लगा दें, वृक्षों को लगा दें, और ना हम 33% पहुंचे, हम तो अगर कहते हैं बलिया में अगर 5 से 10% हो जाए तो बहुत बड़ा सुधार। नहीं तो आने वाला दिन ऐसा होगा कि जो ग्लोबल वार्मिंग की स्थिति है ना, विश्व तापन की स्थिति है, हरित गृह प्रभाव की जो स्थिति है, जो उससे होने वाला जो जलवायु है, पूरा ये जो परिक्षेत्र है जहाँ 10% से नीचे वन है, ये सारा रेगिस्तान हो जाएगा। इसमें कोई दो राय नहीं, और धरती रहने लायक नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और बहुत बड़ी बात आपने, गर्मी बिल्कुल हो रही है, और चूंकि हम लोग एसी में नहीं हैं और सामान्य रूम में हम लोग बातचीत कर रहे हैं, उसका कारण ये भी बर्दाश्त कर रहे हैं कि हम आप बर्दाश्त किए हुए हैं आज की स्थिति में। वो बर्दाश्त नहीं तो शायद आजकल के लोग बच्चे नहीं बैठ पाएंगे। सही बात है। हम लोग एक बार भी पसीना नहीं पोंछ सके, तो और इम्यूनिटी पावर भी हम लोग की जो एसी में रहने वाले हैं उससे बेहतर है, इसमें कोई दो राय नहीं। बिल्कुल सर। और बहुत अच्छी जानकारी, और कई चीज़ें हम लोग आज जाने कि पर्यावरण का मतलब सिर्फ पर्यावरण नहीं है, बल्कि जो उसका सांस्कृतिक जो महत्व है, कल्चर को अगर नहीं बचाते हैं तो सिर्फ पर्यावरण को बचा करके हम कुछ नहीं कर पाएंगे। और एक समग्र विकास, सतत विकास की प्रक्रिया में हमें चलना होगा। और जिस तरीके से हम महलों को बना रहे हैं, सड़कें बना रहे हैं, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां लगा रहे हैं, उस हिसाब से हमें वन क्षेत्र को भी बढ़ाना होगा, अपने पर्यावरण को संरक्षित भी करना होगा। इसके लिए जागरूक होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि दोस्तों जो स्थिति है पूरे विश्व की, अभी बलिया की स्थिति सर आप बता रहे थे कि 1% भी वन क्षेत्र नहीं है, और इस तरीके से लगाए गए वृक्षों की भी संख्या बिल्कुल न के बराबर है। तो जो आने वाला भविष्य है हमारा, जो हमारे बच्चे जब बड़े होंगे तो उनको हम क्या दे करके जाएंगे, किस तरीके से इस पूरी व्यवस्था को हम लोग देख पाए, ये सोचने वाली बात है मित्रों, ये बहुत बड़ी बात है। और बहुत बहुत धन्यवाद सर कि आपने समय दिया और इस महत्वपूर्ण मेरा सौभाग्य रहा, आपने जानकारी दी। और दोस्तों फिर अगले रविवार हम फिर मिलेंगे अन्य विषय के साथ। तब तक के लिए आप सबका नमस्कार।